डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष BA पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के खंड 7 आधुनिक हिंदी काव्य की इकाई 25 प्रयोगवाद एवं नई कविता के अंतर्गत प्रयोगवाद की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं, प्रमुख प्रयोगवादी कवि और नई कविता की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जाना था। आज हम प्रयोगवाद की प्रमुख शिल्पगत विशेषताओं के बारे में जानते हैं। मित्रों, प्रयोगवाद में वस्तु पक्ष की अपेक्षा रूप पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। यह पहले कहा जा चुका है। अज्ञे ने भी कहा है कि प्रयोगवादी कविता में सौंदर्य पक्ष और रूप विधान उत्कृष्ट होता है, किंतु हम यह भी बता चुके हैं कि प्रयोगवाद केवल कला पक्ष पर ही जोर नहीं देता, बल्कि अंतःवस्तु की दृष्टि से भी वह पहले की कविताओं से भिन्न है। इस भिन्नता को निश्चय ही हम भाषा और शिल्प दोनों स्तरों पर भी देख सकते हैं। पहली शिल्पगत विशेषता है काव्य भाषा। प्रयोगवादी काव्य की भाषा छायावाद से भिन्न तो है ही, वह प्रगतिवादी कविता से भी भिन्न है। छायावादी कविता की भाषा में कोमलता और सुकुमारता के गुण थे, तो प्रगतिवादी कविता में पहली बार कविता की भाषा को बोलचाल के निकट लाने का प्रयास किया गया। प्रयोगवाद में शब्द प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टर नामवरसी के अनुसार देखें तो प्रयोगवादी कवियों की भाषा अधिक सहज और सरल बनी, उसमें अधिक पारदर्शिता और संप्रेषणीयता आई, भाषा में गेयता और अलंकारिकता कम हुई। सभी प्रयोगवादी कवियों की भाषा एक सी नहीं है। अज्ञे की भाषा आरंभ में दुरूह और बौद्धिक अधिक थी, बाद में भाषा बोलचाल के नज़दीक आई। गिरिजा कुमार माथुर की भाषा में गेयता का तत्व अधिक रहा है। आरंभ में उनकी भाषा पर छायावाद का असर देखा जा सकता है, बाद में उनकी कविता की भाषा में बोलचाल का ज़्यादा स्वाभाविक रूप दिखाई देता है। शमशेर के शब्द प्रयोग सरल है, परंतु अर्थ की दृष्टि से अधिक गहन है। वे सिर्फ शब्दों तक ही अपनी कविता के अर्थ को नहीं बांधते, बल्कि उसमें आगे उनकी कविता में शब्दों के बीच के मौन अंतराल में काव्यार्थ छिपा होता है। और दूसरी विशेषता है छंद और लय। छंदबद्ध कविता से मुक्ति का आरंभ छायावाद के समय से ही हो गया था, लेकिन गद्य और पद्य की भाषा में के मूल में अंतर क्या है, यह लगातार विवाद का विषय रहा है। कविता पहले छंद से मुक्त हुई, फिर तुक से और फिर शब्द की लय से। अज्ञे ने काव्य को शब्द माना है। उनके अनुसार ध्वनि, शब्द, लय आदि के सभी प्रश्न शब्द में से निकलते और शब्द में विलय होते हैं। अज्ञे कविता में किसी न किसी रूप में गेय तत्व को आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर नामवरसी ने लिखा है कि छायावाद युग में जो मुक्त छंद वैकल्पिक था, वह प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर हो गया। मुक्त छंद को ही विशेष रूप से अपनाने के कारण प्रयोगवादियों ने इसमें नए नए स्वरों और नए नए लयों के प्रयोग किए। छायावाद में रोला और धनाक्षरी की लय पर ही मुक्त छंद लिखे गए, लेकिन प्रयोगवाद में सवैया तथा अन्य प्राचीन छंदों की
लय को मुक्त ढंग से प्रयोग किया गया। प्रयोगवादी कवियों ने गीत भी लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर नावर्सी के विचार में छायावादी गीतों की तुलना में प्रयोगवादी गीत कम मोहक और अधिक सपाट प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से देखें तो अज्ञेय के गीत में लय की रक्षा अंत तक नहीं हो पाती। गिरिजा कुमार माथुर में अज्ञेय की तुलना में गेयता अधिक है, परंतु अर्थ दृष्टि से वह गहनता नहीं है जो अज्ञेय में है। तीसरी विशेषता है प्रतीक और बिंब। अज्ञेय काव्य में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। उनके अनुसार कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य प्रतीकों की नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बंद कर देता है तब जड़ हो जाता है, तब वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर ही निर्भर करने लगता है। अज्ञेय प्रतीक को सत्यान्वेषण का साधन मानते हैं। उनकी चर्चित कविता सोन मछली इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप तृषाबी और कांच के पीछे है जिजीविषा। ये जो काव्य पंक्तियां है अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। प्रयोगवादी कविता में प्रतीक लाक्षणिक वक्रता से आगे बढ़कर सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। अज्ञेय ने यहाँ प्राकृतिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया है, उनमें विविधता कम है। भारत भूषण अग्रवाल और गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में प्राय परंपरागत प्रतीकों का ही प्रयोग हुआ है। इनके यहाँ प्रतीकों के प्रयोग में किसी गहरी सृजनात्मकता और वैचारिक ऊर्जा के दर्शन नहीं होते। शमशेर के प्रतीक अधिक दूर है, जबकि मुक्तिबोध में मिथकीय, प्राकृतिक और आधुनिक जीवन से लिए गए विभिन्न तरह के प्रतीकों का प्रयोग देखने मिलता है। काव्यबिंब का संबंध जो है वह भाषा की सृजनात्मक शक्ति से है, तथा इसका निर्माण मनुष्य के इंद्रिय बोध का ही प्रतिफल है। शब्द भाव और विचार के अमूर्त संकेत तो है, लेकिन इन अमूर्त संकेतों में यह शक्ति भी होती है कि वह अमूर्त संकेतों के माध्यम से एक मूर्त चित्र निर्मित कर सकता है। यही बिंब निर्माण की प्रक्रिया है। प्रयोगवादी कविता बिंब निर्माण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रही है। अज्ञेय के यहाँ बिंब निर्माण की प्रवृत्ति अधिक है, परंतु उनके यहाँ प्रकृति संबंधी बिंब अधिक है। सामाजिक जीवन से लिए गए बिंब कम हैं। मुक्तिबोध के यहाँ मानव स्थितियों से जुड़े बिंब अधिक हैं। मुक्तिबोध नए तरह के बिंबों का अधिक प्रयोग करते हैं। अज्ञेय के काव्य बिंब सामान्य और सरल होते हैं, लेकिन यह कभी कभी उनके द्वारा जीवन की किसी ऐसी समस्या को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते हैं जो उतनी सरल और सामान्य नहीं होती। अज्ञेय की अपेक्षा शमशेर के यहाँ सौंदर्य बिंबों का रूप अधिक संश्लिष्ट और सूक्ष्म है। उन्होंने कई कविताओं में प्रकृति के बिंबों को अपनी भावनाओं के साथ इस तरह निरूपित किया है कि वह केवल वस्तु का चाक्षुष बिंब न होकर कवि का मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा मानसिक प्रतिबिंब जिसमें स्वयं कवि का मैं घुला मिला रहता है। उदाहरण के लिए एक पीली शाम जो कविता को लिया जा सकता है। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कुशमान हाराशा कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कही। मित्रों, अब हम प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के बारे में जानते हैं। अज्ञेय के अतिरिक्त जिन कवियों को प्रयोगवादी माना जाता रहा है उनमें प्रमुख है
गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमिष चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता आदि। इन कवियों में सभी प्रयोगवाद की अवधारणाओं से पूर्णतः सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मुक्तिबोध और शमशेर में प्रयोगशीलता की ओर झुकाव तो रहा, परंतु उन्होंने विचारधारा के प्रति विद्रोह कभी नहीं किया, बल्कि वे हमेशा मार्क्सवादी कवि के तौर पर ही पहचाने गए। सबसे पहले कवि है अज्ञे। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। प्रयोगवादी काव्य की जो भी विशेषताएं और सीमाएं हैं, उन्हें श्रेष्ठ रूप में अज्ञे के काव्य में देख सकते हैं। अज्ञे का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ। चिंता 1942 और इत्यलम 1946 तक की कविताओं में प्रयोगवादी रुझान बहुत साफ उभर कर सामने नहीं आया था, लेकिन 1949 में प्रकाशित हरिघासपण क्षणभर कविता में प्रयोगवाद को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। अज्ञे की आरंभिक कविताओं पर छायावाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार मुक्ति और जीने की लालसा या कहीं स्वातंत्र्य की खोज ही अज्ञे के काव्य की सही जमीन है। अज्ञे की कविताओं में प्रकृति के प्रति विशेष लगाव के दर्शन होते हैं। उनमें अधिकांश प्रिय प्रतीक भी प्राकृतिक हैं, जैसे नदी, तट, मछली, सागर, चिड़िया, चांदनी, इंद्रधनुष, सांझ आदि। इसके विपरीत उनकी कविताओं में शहरी जीवन के प्रति गहरी वितृष्णा के दर्शन भी होते हैं। औद्योगिक बस्ती, शाम, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान, बड़े शहर का एक साक्षात्कार, पश्चिम के समूहजन, हिरोशिमा आदि कविताओं में आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के प्रति उनके गहरा अलगाव को व्यक्त करने वाली कविताएं हैं। अज्ञे ने अपनी कविताओं में काव्य सत्य पर विचार किया है। जिजीविषा और सत्य की निरंतर खोज उनकी कविताओं की प्रिय विषय रहे हैं। उनमें प्रमुख काव्य संग्रह हैं बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अज्ञे ने काव्य संबंधी समस्याओं पर निरंतर लेखन किया है। त्रिशंकु, आत्मनिपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में उनके साहित्य संबंधी लेखों को संग्रहित किया गया है। दूसरे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर ने काव्य यात्रा की शुरुआत मंजीर से की थी। उनके काव्य की जमीन प्रेम और सौंदर्य है। नाश और निर्माण, धूप के धान, जो बंध न सका उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। नारी प्रेम और प्रकृति प्रेम उनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। गेयता उनके काव्य की खास पहचान है। वे काव्य में नाद सौंदर्य को प्रमुख स्थान देते हैं और अज्ञे की तरह उनकी सौंदर्य चेतना सामाजिक जीवन से निरपेक्ष नहीं है। प्रेम और सौंदर्य दोनों ही संसार के बीच आकार लेते हैं। उनकी कविता में दैहिकता अधिक है, कल्पनाशीलता कम है। प्रयोगवादी कवियों में रोमानियत का सबसे अधिक प्रभाव गिरिजा कुमार माथुर पर ही रहा है। नई कविता के दौर तक आते आते उनमें यह रोमानियत कम हुई है। तीसरे कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह छवि के बंधन पर छायावाद का और दूसरा काव्य संग्रह जागते रहो पर प्रगतिवाद का प्रभाव था। तीसरे संग्रह मुक्ति मार्ग में उन्होंने अपना अलग रास्ता खोजा।
भारत भूषण अग्रवाल की कविताओं में मुख्यतः दर्द की अभिव्यक्ति हुई है, अपनी भी और जगत की भी। इस दर्द की अभिव्यक्ति कहीं त्रासदी रूप में तो कहीं व्यंग रूप में है। प्रयोग की प्रवृत्ति भारत भूषण अग्रवाल में भी है, लेकिन उनकी कविताएं वक्तव्य प्रधान अधिक हैं। प्रतीक भी सामान्य और सरल है। कविताओं में भावनाओं की गहराई या जटिल वैचारिकता का अभाव देखने मिलता है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ तथा उतना वह सूरज है आदि। चौथे कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता प्रयोगवाद के अन्य प्रमुख कवि हैं। इन पर भी आरंभ में प्रगतिवाद का प्रभाव था। नरेश मेहता की कविता में भी प्रकृति के प्रति गहरे लगाव के दर्शन होते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति अपने विविध रूपों में आती है। नदी, झील, आकाश, बादल, सूरज, चांद, चिड़िया, फूल, बसंत, पहाड़, घाटी, सावन आदि कई रूपों में प्रकृति उनकी कविताओं में मौजूद है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार नरेश मेहता की कविताओं में असंख्य प्रकृति चित्रों को देखकर लगता है जैसे कवि मन पर प्रकृति का जादू हो। जहाँ भी प्राकृतिक दृश्य आते हैं उनका वर्णन कवि बड़े उल्लास के साथ करता है। नरेश मेहता की कविताओं में उषा, धूप और किरण का वर्णन सबसे अधिक हुआ है। दूसरा सप्तक में नरेश मेहता की कविताएं संकलित हैं। संशय की एक रात प्रसिद्ध काव्य रचना है। समय देवता उनकी लंबी कविता है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को मेरा समर्पित एकांत। शमशेर और मुक्तिबोध दोनों का संबंध प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों से रहा है। इन तीनों कवियों में प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति काफ़ी मुखर रही है, परंतु वैचारिक दृष्टि से इन्हें प्रयोगवादी नहीं कहा जा सकता। पांचवें कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी कवि हैं, परंतु उनका कवि सौंदर्यवादी है। शमशेर में प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है। उनकी कविता में सूक्ष्म और संश्लिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। उनका झुकाव अमूर्तन की ओर अधिक है। यही कारण है कि कहीं कहीं उनकी कविता दुरूह भी हो जाती है, लेकिन परिष्कृत बिंब, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता का भाव उनकी कविताओं को असामान्य भी बताता है। शमशेर भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। इसके अतिरिक्त उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं में आदि। छठे कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष के कवि हैं। उनकी कविताएं उनके आत्मसंघर्ष का ही प्रतिफलन है, लेकिन यह आत्मसंघर्ष बाहरी संघर्ष से उत्प्रेरित है। इसके पीछे वैयक्तिक आकांक्षा या अहम का भाव नहीं है। मुक्तिबोध वस्तुतः तीखे सामाजिक अनुभवों के कवि हैं। सामाजिक संघर्ष ही उनके आत्मसंघर्ष का कारण है। सामाजिक यथार्थ उनकी कविताओं में अंधेरे के रूप में मौजूद है। अंधेरा उनकी कविताओं में बार बार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। यथार्थ उनके यहाँ भयावह खबर की तरह है। उनकी कविताएं प्रायः बहुत लंबी होती हैं, जिनमें सामाजिक यथार्थ और आत्मसंघर्ष मिलकर ऐसी फैंटेसी का निर्माण करती है जो हिंदी कविता की अमूल्य निधि है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह देखें तो चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूर। मित्रों, अब हम नई कविता की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। मित्रों,
नई कविता का आरंभ कब से हुआ, इसके बारे में स्वयं नई कविता के कवि भी आपस में सहमत नहीं हैं। कुछ कवि आलोचक प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग काव्यधारा मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के रूप में हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से मानते हैं, जिसके प्रथम अंक का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी सन में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवाद और नई कविता को अलग अलग कृत्रिम वर्गों में देखना असंगत मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोगवाद और नई कविता आधुनिकता की भिन्न स्टेज है। तीसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने प्रयोगवाद या प्रयोगशीलता शब्दों की अपेक्षा नई कविता शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित समझते हैं। नई कविता के उदय पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि 1947 में उत्पन्न काव्यधारा 1954-55 तक आते आते विलुप्त क्यों होने लगी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की धारा बहुत दूर तक न चल सकी। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कुल मिलाकर प्रयोगवाद ने अधिक बल कविता के शिल्प विधान पर दिया था। अनुभूतियों के क्षेत्र में भी उसने कुछ नवीनता का संचरण किया, परंतु समस्त जीवन के संबंध में उसका कोई सुस्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। यह भी सही है कि प्रयोगवाद के लिए यह बहुत इष्ट न था। अंततः वह अनुभूतियों के चित्रण तथा शिल्प विधान के क्षेत्र में एक प्रयोग ही था, अतः उसकी सार्थकता भी इसी रूप में है। प्रयोगवाद का हमारे इतिहास में स्थायी होना कुछ स्पृहणीय न था। इतने लंबे समय तक प्रयोग की स्थिति रहना प्रवृत्तिगत अस्थिरता का द्योतक होता। अब हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में जानते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध जटिल नहीं है। प्रगतिवाद के उत्तर काल में जब काव्य क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगी जो काव्य की सामाजिक भूमि की बजाय व्यक्ति की स्वानुभूति पर अधिक बल देती थी, जो काव्य में वस्तु पक्ष की बजाय रूप पक्ष पर बल देती थी, जो काव्य की किसी बनी बनाई शैली का अनुसरण करने की बजाय नए प्रयोगों पर बल देती थी। ऐसी स्थिति में प्रगतिवाद के बढ़ते अंतर्विरोधों के साथ ही इन प्रवृत्तियों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। यही प्रवृत्तियां बाद में प्रयोगवाद के रूप में जाने लगे। आरंभ में प्रयोग की चर्चा का अर्थ प्रगतिवाद का विरोध नहीं था, इसलिए तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर प्रतीक के प्रकाशन के बीच के दौर में प्रयोगों की चर्चा होते हुए भी इसने बाद का रूप ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया और उसके माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया जाने लगा, तब प्रयोगवाद की चर्चा प्रयोगवाद की विरोधी काव्य प्रवृत्ति के रूप में होने लगी। अज्ञे आरंभ से ही प्रयोगवाद शब्द को उचित नहीं मानते हैं। उन्होंने 1952 में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में प्रथम बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो नई कविता शब्द प्रचलित हो गया। नई कविता आंदोलन के सूत्रधार कवियों, आलोचकों जगदीश गुप्त, विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी,
लक्ष्मीकांत वर्मा आदि ने अपनी काव्य सृजन की परंपरा का संबंध प्रयोगवाद तथा अज्ञेय से जोड़ा तथा मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का विरोध किया। नई कवितावादी आरंभ में अपनी कविता को प्रयोगवाद और अज्ञेय से जोड़ने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काव्य को प्रयोगवाद के साथ जोड़ते हुए भी उससे भिन्न व विशिष्ट बताने लगे तथा बाद में अपनी विशिष्टता पर अधिक बल देने लगे। नई कविताकालीन परिस्थितियाँ। हमने प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए जाना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शिविर और समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव का असर तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। इन दोनों शिविरों के बीच बढ़ते तनाव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। इस दौर में ऐसे सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों ने जन्म लिया जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा और समाजवादी देशों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। यह कहा गया कि मार्क्सवाद हर तरह की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में न जनता को न ही बुद्धिजीवियों लेखकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। यह भी कहा गया कि पूंजीवाद और समाजवाद तथा वाम और दक्षिण जैसे भेद आज अनावश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति को लेकर भी नए लेखकों और कवियों में असंतोष का भाव था। प्रगतिवादी लेखकों ने तो स्वतंत्रता को अधूरा बताया ही था। नई कवितावादी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति से असंतुष्ट थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सत्ता जिन वर्गों के हाथ में आई उससे जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। स्वतंत्र भारत में जनता का असंतोष बढ़ा, देश में आर्थिक विषमता बढ़ी और बेरोजगारी पनपी, असंतुलित विकास हुआ तथा राष्ट्रीय एकता और बाहरी दबाव की समस्याओं का विस्तार हुआ। इस राष्ट्रीय स्थिति ने मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों को निराश और कुंठित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले शीत युद्ध में उन्हें विभ्रमित भी किया गया। नई कविता का आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में उदित हुआ। नई कविता का अभिप्राय क्या है? नई कविता का अभिप्राय यह विवाद का विषय रहा है कि नई कविता नाम से जाने जाने वाली कविता किन अर्थों में नई है और किन काल की कविता को नई कविता कहना कहाँ तक उचित है। जबकि क्या यह सच नहीं है कि छायावादी कविता भी अपने पूर्ववर्ती काव्य रूपों से नई ही थी? अगर नई कविता का तात्पर्य यह है कि वह पूरी तरह से नई है और उसमें अपने पूर्ववर्ती काव्य रूपों की कोई छाया नहीं है, तो यह कहना भी सही नहीं है। नई कविता पर प्रगतिशील और प्रयोगवाद ही नहीं बल्कि छायावाद के प्रभाव को भी स्वीकारा गया है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इस बात पर बल देते हैं कि कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है। नई कविता को परिभाषित करते हुए अनुभूति की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया गया। अज्ञेय ने अनुभूति की विशिष्टता को महत्वपूर्ण माना तो गिरिजा कुमार माथुर ने अनुभूति की साधारणता को ही विशिष्ट माना। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता को अपने युग की नई वास्तविकता के अनुरूप बताया। धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा है।
नई कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना भी प्रबल रही। मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता की अपनी कोई विशेष दार्शनिक धारा या विचारधारा नहीं रही। उनके अनुसार नई कविता मूलतः एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नई कविता की कोई सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना असंभव है। यहाँ तक सही है कि संपूर्ण नई कविता का संबंध अपने युग के यथार्थ से है, लेकिन इस यथार्थ को व्यक्त करने वाली भिन्न भिन्न दृष्टियाँ हैं। इनमें कई दृष्टियाँ एक दूसरे से नितांत विरोधी भी है। नई कविता पर विचार करते हुए जहाँ एक और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसका संबंध तत्कालीन यथार्थ से है, वही उसमें अंतर्निहित विभिन्न दृष्टियों, काव्य अभिरुचियों एवं कवि की वैयक्तिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आज हमने प्रयोगवाद की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं, प्रमुख प्रयोगवादी कवि और नई कविता की पृष्ठभूमि के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः